सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विशाखा डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से आप सबका नैतिक शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 6 में संस्कृत भाषा और साहित्य के विषय में पढ़ा और आज हम पाठ 7 राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लोगों में सच्चा प्रेम हो, संगठन हो, एकता हो, तो उसके लिए राष्ट्रभाषा का होना ज़रूरी है। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहाँ उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। जहाँ हम एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे तो हमें एक दूसरे के प्रति लगाव भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी भाषा तो हमें समझ नहीं आती क्या बोलता है। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतया अपनावे और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें। आज के वर्तमान अवस्था में हमारे लिए यह बात अति महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए कौन सी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जिससे समस्त देशवासी एक सूत्र में बंध जाएं। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। अंत में 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बेटा, प्रत्येक देश की राजभाषा अलग अलग है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और सभी लैंग्वेजेस की, सभी भाषाओं की लिपि अलग है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी है, तो बेटा उसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। और यह सब 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया था, क्योंकि जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है कि इसके लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, भाषा की लिपि कौन सी है, कौन सी मूल अधिकार हैं, सारा कुछ हमारे संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है। जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए कुछ नियमों का समावेश किया जाता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र के पास अपना संविधान होना बहुत आवश्यक है। भारत के संविधान निर्माण काल में देश के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। सभी इस पक्ष पर एक मत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा उस समय अंग्रेजों का राज चलता था। तो सबने ये सोचा कि भारत की राष्ट्रभाषा हम अंग्रेजी कभी नहीं होने देंगे, हम भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही रखेंगे। इसके पश्चात प्रश्न उठा कि हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, संस्कृत निष्ठ रूप को या हिंदुस्तानी रूप को। बेटा, संस्कृत निष्ठ रूप वो होता है कि जिसमें प्रॉपर शुद्ध हिंदी होती है। शुद्ध हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोगों को भी समझ नहीं आते, क्योंकि वो डेली यूज में प्रचलित हैं ही नहीं। तो उसमें संस्कृत के ज़्यादा शब्दों का समावेश है, इसलिए वो संस्कृत निष्ठ है। और हिंदुस्तानी भाषा में ज़्यादा संस्कृत के शब्दों का समावेश नहीं है। संस्कृत निष्ठ रूप को या हिंदुस्तानी रूप को राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एक मत से विजयी हुआ। यह एक मत गुरमुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। बेटे, जिस टाइम वहाँ पे निर्णय होने लगा कि कौन सी भाषा रखी जाए, संस्कृत निष्ठ या हिंदुस्तानी रूप, तो जो हमारे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे वो चाहते थे कि संस्कृत निष्ठ हो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हिंदुस्तानी रूप हो हमारी हिंदी भाषा का। फिर जो एक बाद में एक मत, जिस टाइम मत डलने लगा, जो सबसे बाद का मत डला वो था हमारे गुरु मुख सिंह मुसाफिर का, और जिनकी बदौलत आज हम सब की जो भाषा हिंदी है वो हिंदुस्तानी रूप हम देख रहे हैं। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी,
हिंदी तो एक मत से जीती थी, यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी बनती यदि ज्ञानी गुरुमुख जी हिंदी के पक्ष में अपना मत ना देते। जो ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी थे उन्होंने हिंदी के पक्ष में अपना मत दिया। अगर वो अपना मत ना देते तो आज हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होती? अंग्रेजी होती। जबकि तथ्य यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने या अंग्रेजी बने, ऐसा कोई विवाद था ही नहीं और न ही संबंध में मतदान ही हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उस टाइम में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं था और मतदान भी नहीं हुआ था। राशि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। जो राशि टंडन थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट मिले, क्योंकि बेटा उस टाइम क्या हुआ था, जिस टाइम हिंदी और पहले हिंदी और अंग्रेज़ी का हुआ कि हिंदी होनी चाहिए राजभाषा या अंग्रेज़ी, उसके बाद संस्कृत निष्ठ हो या हिंदुस्तानी रूप हो। तो कुछ जैसे हमारे राशि टंडन जी थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी बने तो बट उसको 15 साल की छूट दी जाए। अगर हम सब ने अपने आप को अंग्रेज़ी में ढाल लिया तो हम अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी रखेंगे, नहीं तो हिंदी कर देंगे। इधर टंडन जी टस से मस नहीं हो रहे थे। नेहरू जी 10 वर्ष तक चाह रहे थे कि अंग्रेजी 10 वर्ष तक रहे, बट टंडन जी जो चाह रहे थे वो चाह रहे थे 15 साल तक रहे। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा, नवीन सेठ गोविंद दास ने टंडन जी के चरण पकड़ लिए और उनसे पंडित नेहरू की 10 साल अंग्रेज़ी बने रहने की हट मान लेने की प्रार्थना की और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेज़ी को और छूट नहीं देने देंगे। तब टंडन जी नेहरू जी की हट मानने को राज़ी हो गए और अंग्रेज़ी को 15 साल की छूट दे दी गई। बेटे जो आजकल हमारे सब्जेक्ट मैथ, साइंस, एसएस ये सब जो इंग्लिश में है ना, ये उन्हीं की बदौलत है। उस टाइम इंग्लिश को 15 साल की छूट दी गई थी कि जो हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं वो सब इंग्लिश में रहें और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी। ये 15 वर्ष सन 1965 में पूरे होते, किंतु उससे पूर्व राशि टंडन और बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वर्गवासी हो गए। अकेले सेठ गोविंद दास बचे। नेहरू जी ने सन 1960 में सन 65 के बाद अंग्रेजी बने रहने का विधेयक लोकसभा में पास कराया और समस्त कांग्रेसी सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करने को सचेतक भी का जारी भी किया। अकेले सेठ गोविंद दास को उनकी प्रतिज्ञा का विचार करके सचेतक से छूट दी गई। सेठ गोविंद दास ने इस विधेयक का डटकर विरोध किया था, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका राशि टंडन जी को थी। इसलिए राशि टंडन जी कहते थे कि 10 वर्ष तक ही छूट दी जाए, उसके बाद सारे सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो सारा हिंदी में हो। लेकिन राशि टंडन जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अंग्रेज़ी को एज इट इज़ चलने दिया। इसीलिए हम सब आज अपने बाकी सब्जेक्ट को अंग्रेज़ी के रूप में पढ़ते हैं। तो वो इंग्लिश में है ना बेटा, भले उसमें साइंस है, उसमें साइंस का है, बट लैंग्वेज तो हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं ना। वास्तव में हिंदी सारे भारत और एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल साकृत्यानंद ने इस प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत में मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हो या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 साल पहले ही भी हिंदी में ही चलता था। ये अर्थात संपूर्ण भारत में उस टाइम हिंदी ही बोली जाती थी। आज से 2000 साल पहले भी हिंदी में ही चलता था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न सजाए हुए थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरुजी ने खालसा ग्रंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को भी जय घोष प्रदान किया। वह सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो भी चाहते थे कि हिंदी का प्रचार प्रसार अत्यधिक हो, जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता बनी रहेगी। गुरु जी का दशम ग्रंथ और जफरनामा को छोड़कर हिंदी में ही है। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारा और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी।
स्वामी दयानंद जी खुद एक गुजराती थे, लेकिन फिर भी वो हिंदी को उन्होंने अपनाया और हिंदी को आर्य भाषा का नाम दिया। इसके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के प्रसार के लिए अथक कार्य किए। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी और मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। हिंदी साहित्य निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत प्रशंसनीय भाग रहा है। उनमें से बहुतों को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जो हमारे आर्य समाजी थे उस टाइम के, तो उन्होंने विदेशों में भी जाकर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया और उससे उनको केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों से पुरस्कार प्राप्त हुए। यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। अर्थात महर्षि दयानंद को हिंदी में बोलने तथा लिखने के लिए केशव चंद्र जी ने मनाया था। उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था। वहाँ से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था। बंगाल के लिए भी वह देवनागरी लिपि चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय संस्कृत में बोलते थे। इस अनुरोध के बाद से वो हिंदी में बोलने लग गए। वो कितना दयानंद जी कितने बड़े महापुरुष होते हुए भी कितना सम्मान करते थे कि अगर केशव चंद्र जी ने उनको हिंदी में बोलने के लिए कहा तो वो हिंदी में ही बोले। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हो, हमारा लोकतंत्र गूंगा न रहे, हम दूसरे देशों की ज्ञान की झूठन को ही समझते रहें, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं होगा। अर्थात हम सबको मिलजुल कर हिंदी को सहयोग देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके साथ इसकी छोटी बड़ी बहनों को भी सम्मान बढ़ाना होगा। किंतु अंग्रेज़ी की कुर्सी उल्टाए बिना संभव नहीं आता है। अंग्रेज़ी हटाओ, स्वदेशी भाषाएं अपनाओ, यह भावना जन जन के हृदय में उत्पन्न करनी होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। देश के आज़ाद होने पर BBC लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे वे रेडियो पर सुना सके। उन दिनों तक BBC से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया। उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत अंग्रेज़ी जानता है। गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता। सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता और जो आनाकानी करता उन सबको बर्खास्त कर देता, अर्थात निकाल देता। मैं पाठ्य पुस्तकों को तैयार किए जाने का इंतज़ार ना करता। गांधी जी विदेश में पढ़े, उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, फिर भी वो चाहते थे कि जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो गई है तो हम हिंदी में ही अपना प्रसारण देंगे। और जब उन्होंने हिंदी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो उन्होंने उस प्रसारण में भाग लेने से भी मना कर दिया। विद्या शिरोमणि डॉक्टर रघुबर जी की मान्यता थी, जब तक भारतवर्ष में अंग्रेज़ी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मेरा यह सुनिश्चित मत है कि अंग्रेज़ी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। स्वतंत्र भारत में अंग्रेज़ी को अनिवार्य रखना राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए प्रतिकूल है। प्रसिद्ध समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेज़ी के अज्ञान पर लजाए नहीं, बल्कि घमंड करें कि हमें हिंदी भाषा आती है, हम हिंदी भाषी हैं। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज़ रहे होंगे। अर्थात जो लोग सोचते हैं जो शरीर तो जिनका नहीं है बट इनकी आत्मा आज भी अंग्रेज़ है। आज कहने को हिंदी भाषा भारत की एक राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान प्राप्त नहीं है, वह स्थान नहीं मिल पा रहा है इसकी वह अधिकार। अर्थात आज
भी हमारी हिंदी भाषा को वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जो स्थान उसका होना चाहिए। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह तो भारत की आत्मा है, अर्थात जो हिंदी भाषा है वो भारत की आत्मा है। प्यारे बच्चों, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप लर्न करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। धन्यवाद।